दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ईटी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, परीक्षाओं की दृष्टि से, जनरल कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जो हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके बीच अंतर। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच क्या अंतर होता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच अंतर बताने से पहले थोड़ा मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझा दूं तो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल देखिएगा तो नाम ही है प्रोकैरियोटिक सेल। कैरियोटिक सेल, हिंदी में भी इसको प्रोकैरियोटिक ही बोलते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। नाम से ही आप तोड़ लीजिएगा। प्रो का मतलब होता है पुराना, ओल्डर, है ना, या प्रीमिटिव, पुराना। वहीं यू का मतलब होता है नया, न्यूअर या एडवांस्ड। जैसे कि आपने मोबाइल फोन लिया होगा, रेनो सीरीज का फोन आता था, रेनो 1, रेनो 2, रेनो 3, रेनो 5। तो रेनो का भी मतलब होता है एकदम नया, एडवांस्ड वर्जन किसी भी चीज का, है ना। तो उसी तरह से सेल का ये पुराना वर्जन है, जो प्रकृति में, जो भगवान ने सबसे पहले इस दुनिया में सेल बना करके भेजा, वो सबसे पहले जो पहला सेल उत्पन्न हुआ वो प्रोकैरियोटिक था, और उस प्रोकैरियोटिक में बहुत सारी खामियां थी। तो इसीलिए उसका फिर एक नए और एडवांस्ड वर्जन ऑफ सेल्स की उत्पत्ति हुई, जिसको कि हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्रो का मतलब पुराना, और कैरियन का मतलब, ये जो कैरियोटिक है, यहां पे एक वर्ड है कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। वहां भी कैरियन का मतलब होगा न्यूक्लियस। यानी कि ये जो सेल है, नाम में ही ये बात छुपा हुआ है कि ये पुराने टाइप के न्यूक्लियस वाला सेल है, और ये जो है ये नए टाइप के न्यूक्लियस वाला सेल है। अब ये नए और पुराने टाइप कहने से पता नहीं चलता है चीजों के बारे में कि कहा क्या जा रहा है। इसको अगर मैं आपको एक फिगर बना दूं तो आपका एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट मैं यहां पर आपको एक फिगर बना देता हूं। जैसे अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो किसी भी सेल में आप जानते हैं कि एक सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होता है ना, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और सेल मेम्ब्रेन के बाद देखिएगा कि फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, नाभिक झिल्ली। और न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, यहाँ पर दो मेम्ब्रेन होते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है जनरल कंपटीशन में कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप देखिएगा तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, एक ही मेम्ब्रेन है उनके पास, लेकिन बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स या सेल के अंदर के स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि उनके पास दो दो मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस भी एक इसी तरह का स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि नाभिक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। ये जो मैं आपको यहां पर फिगर बना रहा हूं, ये यूकैरियोटिक सेल का फिगर है, यूकैरियोटिक सेल का फिगर है। ठीक है, तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर देखिएगा यूकैरियोटिक में कि उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। लेकिन जब आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे, पुराने टाइप वाले सेल को, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम का कोई भी चीज नहीं होता है ना। तो पुराने टाइप वाला जो सेल था, उस पुराने टाइप के सेल के अंदर आप देखिएगा तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस तरह के कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नाभिक झिल्ली पाई जाती है और किस तरह की कोशिकाओं में नाभिक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नाभिक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में नाभिक झिल्ली पाई जाती है। और नाभिक झिल्ली पाए जाने के कारण ही यूकैरियोटिक सेल्स में एक स्पष्ट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि यहां पे कोई नाभिक झिल्ली नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखिएगा कि कोई भी स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस तरह की कोशिकाओं में नाभिक का अभाव है,
यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब आप ये भी जानते होंगे कि सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म रहते हैं। यहां से यहां तक जो फ्लूइड है, जो भी द्रव है इस वाले पोर्शन में, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक के पोर्शन में जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। इसी साइटोप्लाज्म टर्म से आप देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है व्हाट इज स्टडी ऑफ सेल। सेल के अध्ययन को, कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमारा जवाब आता है स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, है ना। तो इसी साइटोप्लाज्म से आप पकड़ लीजिएगा साइटोलॉजी, रिलेट करके चीजों को देखिए। वहीं हम लोग इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर देखते हैं, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इस भाग में जो फ्लूइड पाया जाता है, इस भाग के फ्लूइड को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आप देखेंगे कि कोशिका के अंदर जितने भी द्रव मौजूद हैं, फ्लूइड मौजूद है, उसको हम लोग दो पोर्शन में बांट सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तक के पोर्शन, इस बीच में जो भी फ्लूइड मौजूद है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। चूंकि यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित है, इसीलिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ये मैं यहां लिख देता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव पाया जाता है, इसीलिए आप देखेंगे कि यहां न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सब आपस में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि कोई रोकने वाला बैरियर ही नहीं है ना, यूकैरियोटिक की तरह। दूसरा डिफरेंस आप इन दोनों में देखेंगे कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है कि यानी डीएनए, वो डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एकदम न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से पाया जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में। न्यूक्लियस के बाहर नहीं पाया जाता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही, मेजरली फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि 100 का 100% न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन मेजरली यानी कि मोर देन 90%। इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस के अलावा और कौन से सेल ऑर्गेनल हैं, कौन से कोशिकांग हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है? तो आपका जवाब आता है कि सर न्यूक्लियस के अलावा अगर डीएनए पाया जाता है तो दो ऐसे कोशिकांग हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है या प्लास्टिड है, उसके अंदर भी खुद का डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड, लवक, इन दोनों के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अलावा। लेकिन यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखिएगा कि स्पष्ट न्यूक्लियस ही नहीं है, तो जो डीएनए है वो एक सिंगल धागे के रूप में पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स इस दुनिया में पहले आए, यूकैरियोटिक सेल्स बाद में आए। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाने के कारण प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस, स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उपस्थिति के कारण यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। अब चलिए इसी को हम लोग एक पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं कि इनमें, इन दोनों कोशिकाओं में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके, एक तरफ मैंने इधर लिखा है प्रोकैरियोटिक, इधर है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, और इस साइड है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता है कि नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, कोई भी स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? तो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, नाभिक झिल्ली के एब्सेंस के कारण, अनुपस्थिति के कारण कोई भी स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसी को हिंदी में देख लेते हैं, नाभिक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण सुस्पष्ट नाभिक नहीं पाया जाता है। पहला किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एक बहुत ही अच्छा और सुस्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रेजेंट है। क्यों?
तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस के कारण, है ना, नाभिक झिल्ली की उपस्थिति के कारण सुस्पष्ट नाभिक पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हम लोग जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है, ये तो अब हम लोग समझ गए कि यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल नाभिक के अंदर ही मेजरली मोस्टली पाया जाता है, ज्यादातर नाभिक के अंदर ही। नाभिक के बाहर अगर देखिएगा तो 2 सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में ही जेनेटिक मटेरियल बिखरा रहता है। जेनेटिक मटेरियल में एक फर्क और है, वो फर्क क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, मैं फिर से आपको ले चलता हूं यहां पर इस फिगर पे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर आप इसको इस तरह से, इस नाभिक के अंदर से ये जो धागा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का ये धागा नाभिक के अंदर, इस धागे को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन धागा, है ना। और ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें, थोड़ा इनलार्ज करके, बड़ा करके, तो आपको ये इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। ये सिंगल थ्रेड नहीं है, ये 2 थ्रेड है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। इसको डीएनए नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। जबकि यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सिंगल, एकल धागा, डीएनए का एक ही धागा इस तरह से पूरे के पूरे कोशिकाओं में सिंगल थ्रेड बिखरा रहता है, ठीक है। अब ये जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, ये डिफरेंस किस तरह से प्रोड्यूस हुआ, किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह की कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और किस तरह की कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन करता क्या है कि वो डीएनए के साथ कंबाइन होता है, हिस्टोन, ठीक है। डीएनए के साथ कंबाइन होके हिस्टोन प्रोटीन उस डीएनए को क्रोमेटिन थ्रेड में बदल देता है। किसमें? तो क्रोमेटिन थ्रेड में बदल देता है। क्रोमेटिन थ्रेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है ना। तो यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाने के का क्या कारण है? उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस हिस्टोन प्रोटीन की अनुपस्थिति रहती है। और इस वजह से ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन नहीं हो पाता है और डीएनए एक सिंगल धागे के रूप में ही रहता है। इस हिस्टोन प्रोटीन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग अपने दूसरे डिफरेंस पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है कि डीएनए इज प्रेजेंट एज सिंगल थ्रेड, एकल धागे के रूप में, है ना, और स्प्रेड इनटू साइटोप्लाज्म, और फैला कहां रहेगा? तो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक की तरह नाभिक के अंदर नहीं रहेगा, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहेगा। डीएनए एकल धागे के रूप में कोशिका द्रव में बिखरा रहता है। और क्यों एकल धागे के रूप में? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जबकि आप यूकैरियोटिक में देखिएगा कि डीएनए इज फाउंड एज डबल हेलिकल थ्रेड, जिसको कि हम लोग कौन सा थ्रेड कहते हैं? तो जिसको हम लोग क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं, है ना। और यहां पर मैंने आपको बॉक्स में ये बना भी दिया है कि ये क्रोमेटिन थ्रेड, डीएनए का कन्वर्जन, डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों क्रोमेटिन थ्रेड में होता है? तो डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन इस हिस्टोन प्रोटीन की वजह से क्रोमेटिन थ्रेड में होता है, और वो हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तीसरा डिफरेंस इन दोनों में यह है कि दीज सेल्स कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज, ये आपस में संगठित नहीं हो सकते हैं। और चूंकि जब आपस में संगठित ही नहीं हो सकते हैं तो फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे ही नहीं। और इस बात से यह पक्का हो गया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल का बना है तो वो डेफिनेट है कि यूनिसेलुलर ही होगा, कभी भी वो बहुकोशिकीय नहीं हो सकता है। तो दीज सेल्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। ये कोशिकाएं संगठित होकर बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कौन?
प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स आपस में संगठित होकर के बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में यह खासियत पाई जाती है कि दीज सेल्स आर ऑर्गेनाइज, दीज सेल्स कैन ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज हो सकते हैं एंड फॉर्म मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, है ना। ये कोशिकाएं संगठित होकर बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण करते हैं। इसीलिए जब आप क्लासिफिकेशन पढ़िएगा तो आप क्लासिफिकेशन में देखिएगा कि प्रोकैरियोट्स केवल और केवल यूनिसेलुलर ही होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में यानी कि यूकैरियोटिक सेल से बने हुए जो जीव हैं वो दोनों तरह के आपको मिलेंगे, कुछ एक कोशिकीय भी मिलेंगे, यूनिसेलुलर भी मिलेंगे और बहुत सारे मल्टीसेलुलर भी मिलेंगे। तो यूकैरियोटिक में आपको दोनों केस पाया जाएगा, यूनिसेलुलर वाला भी और मल्टीसेलुलर वाला भी, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ओनली एंड ओनली, केवल और केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगला डिफरेंस है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। अभी पिछले साल बीपीएससी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। याद कीजिए, हमने जब बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि राइबोसोम एक इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो दोनों तरह के कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी, दोनों तरह के कोशिकाओं में यह राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन उस राइबोसोम के साइज में फर्क है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का साइज छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का साइज बड़ा होता है। अब छोटा बड़ा को डिनोट करने के लिए कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, यहां से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में और किस टाइप का राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। पाया तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, लेकिन किस टाइप का। तो 70S टाइप राइबोसोम फाउंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस टाइप का राइबोसोम, तो 70S टाइप का राइबोसोम, है ना। इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक की हम लोग बात करेंगे तो 80S टाइप, किस टाइप का, साइज में थोड़ा बड़ा है तो 70 से 80 हो गया, है ना। तो 80S टाइप राइबोसोम इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अगले और लास्ट डिफरेंस जो इन दोनों के मध्य है वो है कि नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड। देखिए, हम लोगों ने सिलेबस वाले में ही डिस्कस किया था कि दोनों यूकैरियोटिक कोशिकाओं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के सेल ऑर्गेनल आपस में मैच नहीं करते हैं। प्रोकैरियोटिक में बिल्कुल अलग ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और यूकैरियोटिक के सेल ऑर्गेनल्स बिल्कुल अलग ही होते हैं। एक इकलौता राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप और यूकैरियोटिक में 80S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स हम लोगों को पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस से बाहर है और ना ही उससे संबंधित क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग काफी डिटेल्ड में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिक, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, उसको काफी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि वहां से हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब एक अंतर इन दोनों में और है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस तरह की कोशिकाओं में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं या किस तरह की कोशिकाओं में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इस कोशिका में जो कोशिकांग हैं वो झिल्ली आबद्ध नहीं होते हैं, है ना। तो नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनल्स आर फाउंड, यानी कि इनमें झिल्ली आबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में देखिएगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, राइबोसोम। तो यहां से आपसे क्वेश्चन ऐसा एराइज हो सकता है कि यूकैरियोटिक सेल में वो एकमात्र सेल ऑर्गेनल कोशिकांग कौन है जो कि झिल्ली आबद्ध नहीं है। इसीलिए मैंने यहां एक्सेप्शन में आपको लिख भी दिया है अपवाद में राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम को छोड़ के
बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वो सारे झिल्ली आबद्ध हैं, या तो एक झिल्ली या दो झिल्ली, या तो सिंगल मेम्ब्रेन या तो डबल मेम्ब्रेन, लेकिन सारे के सारे झिल्ली आबद्ध हैं बस एक राइबोसोम को छोड़ के, है ना। तो इनमें झिल्ली आबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, अपवाद बस है आपका राइबोसोम। तो ये रहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है इसी टाइप से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलट के देखिएगा, इसी टाइप से आपके क्वेश्चन राइज होंगे। तो फिर कभी हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और उसमें भी इसी तरह का एक छोटा सा टॉपिक जो कि आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा और एकदम बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ईटी एकेडमी को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए।